शौर्य और पराक्रम के सम्मान का प्रमाण है भारतीय नौसेना। लहरों पर विजयगाथा लिखने वाले योद्धाओं के साहस का स्वर्णिम इतिहास है भारतीय नौसेना। देशभक्ति जिनका परम धर्म है, वो है भारतीय नौसेना, जिसके लिए देश ही ईश्वर है, देश ही सब कुछ है। अथाह समंदर में भारतीय नौसेना को चुनौती देना और उससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। हर दिन इंडियन नेवी धार हो रही है। इसके पराक्रम को निखारने के लिए ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया योद्धा शामिल हो चुका है। नाम है INS तुशिल। 9 दिसंबर 2024 भारतीय नौसेना को एक बड़ी ताकत मिली है या कहें कि एक बड़ा सुरक्षा कवच मिला है, क्योंकि INS तुशिल को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और इसके लिए खास तौर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी दोनों ही रूस पहुंचे थे, जहां पर रूस के तटीय शहर में INS तुशिल को भारत को सौंपा गया। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। इंडियन ओशन रीजन और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी और गतिविधियां भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बावजूद इसके हिंद महासागर इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय नौसेना की नजर से बच सके, भले ही वो पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां ही क्यों न हो। दुश्मन की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास मुकम्मल तैयारी है। अब तो भारतीय नौसेना के बेड़े में मॉडर्न और ताकतवर हथियार शामिल हो रहे हैं। INS तुशिल को ही ले लीजिए। INS तुशिल भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, जो कई एडवांस मिसाइल से लैस है। INS तुशिल में वर्टिकल लॉन्च की जाने वाली 8 ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी हैं। वहीं 24 मीडियम रेंज और 8 स्मॉल रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक 100 mm की तोप और दुश्मन की मिसाइलों से सुरक्षा के लिए 2 क्लोज इन वेपन अटैच हैं। देखिए, इसमें कई तरीके के मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है। लेकिन सबसे बड़ी तारीफ की बात यह कि इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है, तो इससे मारक क्षमता इसकी बहुत बढ़ जाती है। इससे इसका सी में जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये एक लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट फ्रिगेट है। इसको देखिए, कमीशन हुआ जब हमारे रक्षा मंत्री रशिया के दौरे पे गए थे, और ये यंतर शिपयार्ड में बना हुआ है और क्लेनिनग्राड में ये शिपयार्ड है। तो इसको कमीशन करने से हिंदुस्तान का जो नेवल पावर है वो बढ़ा हुआ है। ये तमाम तरीके का डिटरेंस का भी काम करेगा। लिहाजा हमारी नेवल पावर आज की डेट में दिन रात बढ़ती चली जा रही है, जिससे हम एक उभरती हुई नेवल शक्ति के रूप में एशिया में और वर्ल्ड में इमर्ज कर रहे हैं। युद्धपोत का डिजाइन इसे रडार से बचने की क्षमता और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। करीब 4000 टन वजनी तुशिल लहरों पर चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे क्रिवाक क्लास 3 फ्रिगेट यानी कि प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है, जो तलवार क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के हैं। INS तुशिल जो है वो एक न्यू स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट है। इसका मतलब यह है कि देखिए, इसका आकार छोटा है, इसकी स्पीड है अच्छी, और इसके जो दुश्मन से इसका जो प्रोटेक्शन देता है वो इसका आर्मामेंट है। इसमें सोनार सिस्टम लगाया गया जिससे कि वो दुश्मन के शिप या पनडुब्बी को दूर से पकड़ लेता है। तमाम तरीके के सेंसर हैं, और साथ में इसकी जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हो चाहे शॉर्ट रेंज मिसाइल हो, ये इसको अलग तरीके का प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और साथ में ये देखिए, एंटी शिप ऑपरेशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और
और एंटी एयर ऑपरेशन के लिए कारगर है। तो इसको इसका आर्मामेंट इसको सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में इसकी जो सी में मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि उसे एडेड प्रोटेक्शन मिलता है। और साथ में जैसे इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर शील्ड, तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड, तो ये अपने आप में ही जैसा नाम वैसा काम की संज्ञा को पूरी तरीके से ग्राउंड में चरितार्थ करता है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट को लेकर साल 2016 में रूस के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोतों का निर्माण रूस में किया जाना था। INS तुशिल उन्हीं में से एक है, जबकि अन्य 2 का निर्माण भारत में किया जाना था। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की सैनिक क्षमता को और बढ़ाने के लिए INS तुशिल अहम भूमिका निभाएगा। फ्रिगेट किसे कहते हैं, फ्रिगेट क्या है, इसका काम क्या होता है, इसे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो फ्रिगेट एक तरह का स्पेशल रोल निभाता है और बाकी जगहों पर ये रक्षात्मक भूमिका में रहता है। पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती है, छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक। जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा, ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध यानी कि पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर योद्धा जो कि हवाई हमले से रक्षा करने का काम करता है। ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। फ्रिगेट के पास लंबी दूरी की रेंज और कई प्रकार की मिसाइलें हैं, टॉर्पीडो और रडार प्रणाली भी होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट में होता है उनके साइज का, उसमें आर्मामेंट का और उसमें जो उसका जो रोल असाइन किया जाता है। फ्रिगेट देखिए एक छोटा शिप होता है, उसके जो रोल होता है जनरली वो एस्कॉर्ट के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, या जो शिप कैरियर जब चलता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका एक लिमिटेड रोल है और इसमें जो मिसाइल्स होती हैं जो लोड की जाती हैं वो भी कम दूरी की होती है, शॉर्ट या मीडियम रेंज की होती है। इससे ये डिस्ट्रॉयर से अलग होता है, लेकिन एक ये बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये कई जगह जो छोटे शिप की जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां ये कारगर से साबित होता है। तो हमें तमाम तरीके की शिप चाहिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, डिस्ट्रॉयर चाहिए, फ्रिगेट चाहिए, जिससे कि हम उसका डिफरेंट रोल असाइन कर सकें। फ्रिगेट को दोनों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाले जहाज के रूप में देखा जाता है, जो बड़े युद्धपोतों जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा में मदद करता है। इनका आकार छोटा होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में आसानी से काम कर सकते हैं। हाल के सालों में चीन साउथ चाइना सी के अलावा हिंद महासागर में भी अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। दरअसल 1949 में जब से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है, तब से चीन साम्राज्यवाद की कश्ती में सवार है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में उसकी मदद कर रहा है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में करियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत है और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादा रखता है, जो चीन के मंसूबे को साफ उजागर करता है। रक्षा जानकारों का कहना है कि चीन ने बड़ी तादाद में अभियान पर जाने वाले जहाज बनाए हैं, जिसमें तेल, राशन, पानी, समुद्री कार्यशैलियों तक ले जाने वाले बेड़े के मददगार जहाजों का सवाल है तो वो सब उनके पास हैं।
चीन ने, जहां तक नेवी का सवाल है, उसने ब्लू वाटर नेवी में अपने नेवल को पावर को कन्वर्ट किया। ये बहुत ही काबिल तारीफ, पिछले 2 दशकों से लगातार चीन इस पे काम कर रहा था। लेकिन जहां तक उसके जो सामान को ले जाने वाले जो जहाज का सवाल है, उसकी कमी है। इससे देखिए फर्क क्या पड़ता है। सबसे पहले, अगर आपके पास इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाने वाले जहाज नहीं है, तो आपको उसका स्टोरिंग करना पड़ेगा। आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज्यादा होगा। आपका कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। जब आप उसको कहीं ग्राउंड पे रखेंगे, उतने दिन का डैमेज लगेगा, नंबर ऑफ ट्रिप्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, तो इससे आपके सामान का जो है कॉस्टिंग बढ़ता है, वियर एंड टेयर बढ़ता है, बर्बादी होती है। तो अगर इन सारी चीजों को आप कट करते हैं तो आप फर्दर कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। साल 2012 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने तो उनका लॉन्ग टर्म मकसद चीन को पूरी दुनिया पर राज करने का था। चीन आदत से साम्राज्यवादी देश है, मगर मौजूदा दौर में किसी की जमीन पर कब्जा करने का मतलब पूरी दुनिया से लोहा लेना। ऐसे में चीन ने आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, जिसके 2 अहम हिस्से हैं, प्रॉफिट और पावर। अब इसी के बदौलत चीन ने दुनिया के करीब 150 देशों को भारी भरकम कर्ज दे रखा है, जिनका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि चीन से लोन लेने वाला देश खुद ही डूब जाता है। पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्ज $28.6 बिलियन है। बांग्लादेश $9 बिलियन के कर्ज में डूबा है। श्रीलंका भी चीन के कर्ज जाल में फंसा है और उस पर $8.54 बिलियन का लोन है। वहीं मालदीव में $960 मिलियन, म्यांमार पर $720 मिलियन और नेपाल पर $216 मिलियन का कर्ज है। चीन अपने इसी कर्ज जाल का फायदा उठाकर कर्जदार देशों की जमीन हड़प रहा है, उनके इलाके में अपना सैन्य बेस तैयार कर रहा है। चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर चीन समंदर में अपना रणनीतिक लंगर डालने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में चीन ने अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें कई तरह के युद्धपोत शामिल हैं, पनडुब्बियां शामिल हैं और इन सबको चीन ने अलग अलग जगहों पर तैनात किया। यानी कि समंदर में चीन ने अपनी ताकत को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसे और हाईटेक भी कर दिया है। और उस हिसाब से भारत के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है और भारत ने भी चीन को टक्कर देने के लिए अपनी नौसैनिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाया है। भारतीय नौसेना ने 27 नवंबर 2024 को अपने अदृश्य योद्धा यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर अपनी परमाणु ताकत का परिचय दिया। परमाणु युद्ध के हालात में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि जवाबी प्रहार की क्षमता को नई ऊंचाई देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात की धार को लगातार परखा जा रहा है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन का एक बड़ा हिस्सा आता है। अगर बंगाल की खाड़ी से K4 मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये चीन के मैनलैंड, दक्षिण और वेस्टर्न इलाके तक आसानी से पहुंच सकती है और जरूरत पड़े तो ये सीधा बीजिंग को भी हिट कर सकती है। वहीं अरब सागर में इसे कहीं से भी लॉन्च किया जाए तो पाकिस्तान की राजधानी को तहस नहस कर देगी। कि समुद्र के नीचे रहते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा सकता है और वो भी 3500 किलोमीटर दूर तक। मैक्सिमम रेंज पर इसका प्रशिक्षण किया गया जो सफल रहा है और ये एक मैसेजिंग है कि हम इतनी दूर तक अपने देश की बनी हुई मिसाइल फायर करने में सक्षम है और न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है। और ये पनडुब्बी भी न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी भी अभी नई बनी थी, 2-3 महीने पहले ये लॉन्च हुई है। इसमें से जो मिसाइल लॉन्च किया गया एक मैसेज है, एक संदेश है कि आज भारत की ताकत है, भारत की उभरती हुई शक्ति है। हिंद प्रशांत इलाके में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम INS अरिघात की ताकत और खासियत ही कुछ ऐसी है कि पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान अरिघात के रडार पर आ चुके हैं, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर परमाणु हमला भी कर सकती है।
आईएनएस अरिघात में शॉर्ट रेंज की 24 K-15 मिसाइल तैनात की गई है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। वहीं 8 K-4 मिसाइल भी अरिघात की विध्वंसक ताकत में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर रहा है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का अपनी तरकश में शामिल करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि एक जो भारतीय की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति बढ़ेगी और भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसमें काफी इजाफा होगा। और पाकिस्तान और चाइना सोचने पर मजबूर होंगे कि आज भारत की शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है और हम समुद्री सीमा को रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आईएनएस अरिघात मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर ताकत के साथ साथ कई विध्वंसक हथियारों से भी लैस है, जिसका काउंटर करना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। आईएनएस अरिघात 6 टॉर्पीडो से लैस है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल पानी में ही दूसरी पनडुब्बी और जहाज को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचकर उसका विध्वंस कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह सकती हैं, वहीं अरिघात सबमरीन 1 महीने से ज्यादा समय तक पानी में रह सकती है। अरिघात पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से चलती है। वहीं समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। आईएनएस अरिघात समंदर के अंदर से मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्राइड देश बन गया है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर से पड़ोसी चीन की साम्राज्यवाद की नीति, यानी कि भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और उस हिसाब से अपनी नौसेना को और ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर हमारी नौसेना को ताकत दी जा रही है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी ने कहा है कि भारत जल्द ही 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसेना संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद के लिए अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है। Rafale M is very advanced stage of acquisition process. इसमें फाइनल लेवल पे है आई वुड से, एंड इट इज जस्ट 1 level short of taking it to the CCS for clearance, and thereafter followed by contract signing. See, it is a government to government deal, so I expect it should happen fast. 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान सेना के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मेक इन इंडिया मिशन के तहत पनडुब्बियों को मुंबई के मझगांव में स्थित डॉकयार्ड में बनाया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत को एक नई उड़ान देगा। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं।
हिंद प्रशांत इलाके में चीन के बढ़ते दखल से मुकाबला करने के लिए भारत अपनी सेना, खासकर नौसेना की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और भारत को अपने समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए सजग रहना होगा, जिसमें विक्रांत की ताकत को बढ़ाना पहली प्राथमिकता होगी। भारतीय नौसेना के लिहाज से देखा जाए तो आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर जेट की ये डील बहुत अहम है, क्योंकि पिछले काफी समय से इस बात की दरकार हो रही थी कि कैसे आईएनएस विक्रांत के लिए और हमारी समुद्री सरहद को और ज्यादा महफूज रखने के लिए आईएनएस विक्रांत पर फाइटर जेट्स हो, और ऐसे फाइटर जेट्स जो कि आसानी से टेक ऑफ कर सके, आसानी से लैंड कर सके, और इसीलिए इस डील को बहुत अहम माना जा रहा है। राफेल का नौसेना वर्जन है राफेल एम। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल के दोनों वेरिएंट्स में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको राफेल एम और राफेल के फीचर्स दोनों में अंतर क्या है ये बताते हैं। एयरफ्रेम की बात करें तो राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से तैयार किया गया है, वहीं राफेल में स्टैंडर्ड एयरफ्रेम लगा है। राफेल एम का विंग फोल्डेबल है, वहीं राफेल का विंग नॉन फोल्डेबल है। राफेल एम में टेल हुक है, जबकि राफेल में टेल हुक नहीं है। राफेल एम के रडार में नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रडार लगा है। हथियारों की बात करें तो राफेल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रेंज वाली हथियारों को ही लगाया गया है। राफेल एम समुद्री इलाकों में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। सामान्य लड़ाकू विमान को युद्धपोत के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है, उस हिसाब से उसे सेट किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आमतौर पर एक हवाई पट्टी 3000 मीटर की होती है, लेकिन अगर हम आईएनएस विक्रांत की इस पट्टी की बात करें तो ये केवल 200 मीटर है और उसी हिसाब से विमानों को एडजस्ट करना होता है। आईएनएस विक्रांत पर 3 अरेस्ट वायर हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी पर ही रुक जाएगा। इसे टेल हुक कहते हैं। इसी तरह के फीचर से राफेल एम भी लैस है। वहीं सामान्य राफेल में इस सिस्टम की जरूरत नहीं होती। केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों से आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश की जा रही थी, जो अब राफेल एम वर्जन से पूरी होगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर राफेल एम ने FA-18 को किन खासियतों की वजह से शिकस्त दी है। राफेल एम 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं अमेरिकी F-18 हॉर्नेट 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। दोनों के रेंज की बात की जाए तो राफेल एम की रेंज 3700 किलोमीटर है, वहीं F-18 हॉर्नेट की रेंज राफेल से कम यानी कि 3330 किलोमीटर है। राफेल के समुद्री वर्जन का वजन 10,300 किलो है, वहीं F-18 हॉर्नेट काफी भारी है, इसका वजन 14,552 किलो है। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है, वहीं F-18 हॉर्नेट की लंबाई 18.31 मीटर है। आंकड़ों से साफ होगा कि कौन किस पर भारी है। देखिए, राफेल जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें तमाम तरीके की, देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ओवर F-18 ये है कि इसके सेंसर बड़े वर्सेटाइल हैं, इसकी स्पीड उससे ज्यादा है। तो ये अगर वो युद्ध में अगर एयर कॉम्बैट रोल में जाते हैं तो राफेल जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। और इसका जो राफेल इज मोर पोटेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है एयर सुपीरियरिटी, और एयर कॉम्बैट में ये बहुत ही पोटेंट है। राफेल को बोला जाता है ये ओमनी रोल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बड़े वाइड रेंज ऑफ सेंसर्स हैं, इसका एडवांस वेपन सिस्टम है और इसका लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कहने का मतलब है कि कम पैसे में ये ज्यादा रिजल्ट देता है। लिहाजा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको एक बेहतर एयर प्लेटफॉर्म माना जाता है।
नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स MiG-29K और MiG-29KU-B को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस में राफेल M और F-18 के बीच ही बात बनी। भारत के नए विमान वाहक पोत को स्की जंप लॉन्च शिप की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें कोई विमान आसानी से युद्धपोत पर लैंड कर सकता है, जिसमें राफेल M ने अपने साइज और ताकत के दम पर अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दिया है। राफेल M लड़ाकू विमान अमेरिकी F-18 हॉर्नेट से हल्का और एयर फ्रेम में छोटा है। साथ ही ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के मामले में अमेरिकी F-18 से आगे दिखाई देगा। नेवल एविएशन के जानकारों का भी ये मानना है कि तुलनात्मक रूप से बड़े एयरफ्रेम के कारण F-18 फाइटर जेट को हैंगर से फ्लाइट डेक तक ले जाने के लिए INS विक्रांत में काफी बदलाव करना पड़ेगा। लिहाजा राफेल फाइटर जेट के नेवल वर्जन का पलड़ा भारी नजर आता है। राफेल मरीन परमाणु हमला करने में सक्षम है, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल उल्का, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें स्कैल्प और हैमर से लैस है। साथ ही राफेल M प्रिसिजन गाइडेड गोला बारूद भी ले जा सकता है, जो कि लड़ाकू हवाई गश्त में भी काम आता है। राफेल का नेवल वर्जन इंटरनल फ्यूल के साथ ज्यादा हथियार ले जा सकता है। राफेल M की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है, यानी कि दूसरे फाइटर जेट से ज्यादा देर तक फ्लाई करने की काबिलियत, जिससे ज्यादा देर तक डॉग फाइट में भाग ले सकता है। एक फाइटर विमान कितने दूरी तक दुश्मन पर हमला करने जा सकता है और फिर वापस आ सकता है, और जरूरत पड़ने पर वही फाइटर विमान कितनी देरी तक हवा में घूम सकता है, ये चीज निर्भर करती है फाइटर विमान की फ्यूल कैपेसिटी में, यानी वो कितना ईंधन अपने साथ ले जा सकता है। ईंधन का मतलब है ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आमतौर पर सब फाइटर विमान जरूरत के मुताबिक अपने साथ 5,000 या 10,000 या 15,000 लीटर ATF ले जा सकते हैं। यानी जितना ज्यादा ATF ले जाएंगे उतने देर तक हवा में चक्कर मार सकते हैं या उतनी दूर तक शत्रु पर जाकर प्रहार करके वापस लौट सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वैसे तो रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने फ्रांस से भी जमकर हथियार खरीदे हैं। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 21 के दौरान रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा। 2016 से 20 के दौरान भारत की फ्रांस से हथियारों की खरीद में 709% की बढ़ोतरी हुई। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 21 के दौरान भारत की रूस से हथियार सप्लाई 47% तक घटी है, जबकि इस दौरान भारत की फ्रांस से हथियार खरीदने में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत जमीन और आसमान के साथ साथ समंदर में भी ताकतवर बन रहा है। समंदर में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत उसी की एक झलक है। दुनिया भर की नौसेना का ये मानना है कि जहाज कभी मरते नहीं, क्योंकि समंदर का खारा पानी बारूद को तो गला सकता है, लेकिन जहाज की मोटी चमड़ी को गला नहीं सकता। इसीलिए जहाज अजर है, अमर है और ये पुनर्जन्म भी लेते हैं। INS विक्रांत भी पुनर्जन्म ले चुका है, जो पहले से मॉडर्न और बेहद ताकतवर बनकर लहरों पर राज करने के लिए वापस आ चुका है। किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की सबसे बड़ी ताकत होता है उसका फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक दरअसल वो जगह होती है जहां से आसानी से विमान टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जहाज के ऊपर वाला रनवे। जितना विशाल, जितना बड़ा ये फ्लाइट डेक होगा, जहाज की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी।
आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी खूबी है, एक ताकत है और अपनी ही एक विकास यात्रा है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके बेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील भी कहा जाता है, जिसके लिए एक जमाने में भारत पूरी तरह से रशिया पर डिपेंड था। लेकिन अब भारत ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला कर लिया और उस समय रशिया ने भारत को ये स्टील देने से इनकार कर दिया, जिससे इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम 2 वर्षों तक टलता रहा। और जब भारत को यह लगा कि रशिया उसकी मदद नहीं करेगा, तब डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने का प्रण लिया और कुछ ही वक्त में भारत ने खुद इस स्टील को विकसित कर लिया। और बाद में आईएनएस विक्रांत का निर्माण इसी स्टील के साथ किया गया और ये एयरक्राफ्ट कुल 13 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही विशेष स्टील होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब समुद्र में चलता है तो उसके स्ट्रक्चर में यानी बनावट में एक लचीलापन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समुद्र में जब वो चलता है इतना विशाल जहाज, तो वो समुद्र में पानी के साथ थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे ट्विस्ट होता रहता है, यानी तोड़ मरोड़ होती रहती है। ऐसे में एक साधारण स्टील से बना जहाज कुछ ही वर्षों में क्रैक हो जाता है, टूटने लग जाता है, उसमें दरार पड़ने लग जाती है। एक और बात, एयरक्राफ्ट कैरियर में जो स्टील लगता है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फाइटर विमान और दूसरे विमान बहुत ही द्रुत गति से टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं। टेक ऑफ करते समय या लैंड करते समय जो इंपैक्ट होती है हवाई जहाज की शिप के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो बहुत ही भयंकर होती है और आम नॉर्मल स्टील से बना हुआ शिप उस स्ट्रेस को या स्ट्रेन को सहन नहीं कर पाता है। हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे ये पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उप महाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले जब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, उस दौरान भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे और ये सारा व्यापार समुद्र के जरिए ही हुआ करता था और वहीं से समुद्री व्यापार के जरिए ही नेवी की नींव पड़ी। 1960 के दशक में जब गुजरात में लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला, जिससे ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ था। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है, यानी कि ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा है और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेना बनाई। चोल राजा का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ज्यादा फैला हुआ था। उसके राजा राज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र ने मिलकर नौसेना के एक बड़े बेड़े को तैयार किया था, या कहें कि नौसेना की ताकत को धार देने में इस वंश का सबसे ज्यादा हाथ रहा है।
दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से काफी अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन हुआ करता था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार भी हुआ। और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजने पड़ते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध भी किया जाता था। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा चंद्रेश प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्रीविजय राजवंश से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जीत हासिल की। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवी में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 2, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र की ओर घिरा नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं और भारत की तटीय रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के लिए चुनौती, लेकिन चीन की चुनौती ज्यादा बड़ी है और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी तक हम केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही चीन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब जब से चीन ने समंदर में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है तब से भारत के लिए चैलेंजेस बढ़े हैं, लेकिन भारत ने उस हिसाब से अपनी ताकत में भी इजाफा किया है। अब तो INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या फिर लैंड कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। INS विक्रांत क्योंकि आकार में बहुत ज्यादा बड़ा है और युद्ध के समय में इसे दुश्मन से छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें 32 मिसाइलें लगाई गई हैं जो कि सरफेस टू एयर वार करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा इसमें एक एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम भी लगाया, यानी इसकी तरफ आने वाली मिसाइलों के अटैक को ये वहीं ध्वस्त कर देगा। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 262 मीटर लंबा, 59 मीटर ऊंचा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन है 45,000 टन, यानी 4 करोड़ 50 लाख किलोग्राम। इसके अलावा इसका एविएशन हैंगर भी है, ओलंपिक खेलों के 2 स्विमिंग पूल के बराबर। हैंगर दरअसल वो एरिया होता है जहां पर जंगी जहाज या फिर लड़ाकू विमानों को खड़ा किया जाता है। अब इसी को मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी गाड़ी की पार्किंग, आप कह सकते हैं कि ये एक जहाज की पार्किंग होती है और इसी जहाज में कम से कम 30 लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को पार्क करने की क्षमता है, यानी कि इतने हैंगर्स उसमें मौजूद हैं। सोचिए ये इतनी बड़ी बात है कि INS विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट एक साथ समुद्र से दुश्मन पर नजर रख सकेंगे। अभी रशिया में निर्मित MiG-29 के फाइटर जेट और कैमोव हेलीकॉप्टर को इसी जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में रखा गया है और अमेरिका में बना MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस जंगी जहाज पर रखे जा सकते हैं और यहाँ से इन्हें ऑपरेट भी किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 4 गैस टर्बाइन इंजन लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। ये बिजली इतनी ज्यादा है कि इससे आधे जयपुर को पावर सप्लाई की जा सकती है। INS विक्रांत की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कुल 14 फ्लाइट डेक हैं जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। फ्लाइट डेक उस जगह को कहा जाता है जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ या लैंड करते हैं। आप चाहें तो इसे एक रनवे भी कह सकते हैं जो लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। और सबसे अहम बात, इसमें 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल भी है, एक आधुनिक किचन जहां हर घंटे 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं और इसमें 2400 कंपार्टमेंट्स बनाए गए जिन्हें 1600 लोगों के क्रू के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें 200 ऑफिसर्स रहेंगे।
इसके अलावा ये पूरा जंगी जहाज 18 मंजिल का है और ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसे बनाने में कुल 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। INS विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत में ही तैयार हुआ है और इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ है उसमें 80% पार्ट्स ऐसे लगाए गए हैं जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो पार्ट्स लगे हैं, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई है, उसका 50% हिस्सा भी भारत में बना है, स्वदेशी है। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उसमें 70% विदेशों से बने हैं और 30% भारत में। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ा ली है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसी का नतीजा है कि INS विक्रांत और राफेल M का डेडली कॉम्बो जो दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।